जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने जा रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होती है। तो हम लोग क्या करते थे, हम सैंपल स्पेस बनाते थे, उसमें से अपने इंटरेस्ट के आइटम्स गिनते थे, अपने इंटरेस्ट के जो आउटकम्स होते थे वो गिनते थे, और टोटल आउटकम्स पर हम उन्हें डिवाइड कर दिया करते थे। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ना, वो इस तरह से हम इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लिया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको कहा कि एक कैलकुलेटर जो है वो बहुत सारी अमाउंट्स को इकट्ठा सम कर देता है। कैलकुलेटर एक मशीन है। जब हमने बहुत सारी चीजों को जमा करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। वो आसानी हो जाती है। कर तो हम पेपर में भी सकते हैं, देर लगती है ना। इसी तरह जब हम हर दफा सैंपल स्पेस बनाकर कैलकुलेट करते हैं ना प्रोबेबिलिटीज, तो जाहिर है उसमें वो टाइम टेकिंग भी होता है, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट भी नहीं कर पाते, या बाज दफा हम सैंपल स्पेसेस नहीं बना पाते। बहुत ज्यादा एक जो है ना वो काम हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या डेंसिटी फंक्शन हम इन्हें कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे सिनेरियो या कुछ ऐसी कंडीशंस हम डिफाइन कर देते हैं, और एक ऐसा एक फंक्शन जस्ट लाइक मशीन, एक हम मशीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आप सिर्फ अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस फंक्शन में डालोगे और ये आपको प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर देगा। मकसद तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ना। तो अब हम आ रहे हैं आसानी की तरफ के कुछ फंक्शंस जो है ना, कुछ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो मैंने आपको दो तरह से जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको याद हो तो बताई थी। एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो अभी तक हमने नहीं की हैं, वो हम आगे करेंगे। डिस्क्रीट वो होती हैं जहाँ पे जो है ना वो रेंडम वेरिएबल को हम लोग जो है वो वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। जैसे एक कॉइन को टॉस करो, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट हो जाए नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड्स को काउंट किया जा सकता है, 0 हेड और नो हेड, 0 हेड और 1 हेड। ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 हेड होगा या 1 हेड होगा, तो ये होता है डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जैसे टाइम, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 15 मिनट्स हैं तो वो 15 मिनट्स है, उसमें सेकंड्स कितने आएंगे, नीनो सेकंड्स कितने आएंगे। तो जो भी कॉन्टिन्यूस, जैसे हाइट है तो हाइट में ऑल पॉसिबल नंबर्स आ जाते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उन जहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जिनके रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो हमने कुछ वेल डिफाइंड फंक्शन जो है ना वो रखे हुए हैं, ताकि अगर कुछ खास सिचुएशंस हो तो उसमें बजाय इसके कि हम सैंपल स्पेस बनाएं, बल्कि हम लोग जो है वो उस फंक्शन में वैल्यू पुट करें और हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाए। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास है, सबसे पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास डिस्क्रीट वाली, वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक से ज्यादा हैं। तो इसमें जो सबसे पहली है वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो इसको क्या लिखता है, वो लिखता है दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो कि काउंटेबल हो, जिसमें वैल्यूज जो है वो काउंटेबल हो, which can have only two values, success और failure। ठीक है। अब वो उसकी कंडीशंस बताने जा रहा है कि ये एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, और इसमें जो पॉसिबल, मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो सिर्फ दो होंगी, या सक्सेस या फेलियर। जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड हमारा इंटरेस्ट है तो टेल जो है वो फेलियर हो जाएगा।
इसी तरह जो आप लोगों के पास जो है वो किसी एग्जाम में आप पास और फेल, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये देखिए किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड और डिफेक्टिव, ठीक है, गुड और बैड भी हो सकता है, गुड और डिफेक्टिव हो गया, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, इंटरेस्ट वाला सक्सेस में चला जाएगा, और जो जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते, वो हमारे पास फेलियर में चला जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कब यूज किया जा सकता है, जब रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट हो और उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स हों, उसके सिर्फ सक्सेस और फेलियर, ठीक है। और फिर इसकी आ जाती है नेक्स्ट कंडीशन, ये तो इसकी पहचान है ना कि ये बाइनोमियल है कि नहीं, और फिर ये आ जाती है इसकी कुछ कंडीशंस फॉर यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसकी कंडीशंस हैं, मैं आपको कंडीशंस कराने से पहले जो है वो उसका फंक्शन एक दफा थोड़ा सा बता दूं कि जिस मशीन की मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल आप स्लाइड के बॉटम में देखें, ये देखें मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, सर्कल किया है मैंने उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स। अब ये सी से हम वाकिफ है ना, कॉम्बिनेशन है ये, p रेज टू द पावर x q रेज टू, ये एक फंक्शन है जिसमें अगर हम सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो इसी फंक्शन के ऊपर बात हो रही है कि इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, तो इसी की कंडीशंस मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n रिपीटेड ट्रायल्स, ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंट हो उसमें जो ट्रायल्स हैं वो बार बार जो है वो रिपीट किए गए हों। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो या हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, तीन, इसी तरह होता है ना कि एक कॉइन को टॉस किया, दो दफा किया, तीन दफा कॉइन को टॉस कर दिया। हम कहते ये हैं कि एक दफा टॉस किया, दो दफा किया, या फिर हम ये कह देते हैं एक कॉइन टॉस किया या दो कॉइन टॉस किए या तीन कॉइन टॉस किए, ठीक है। तो ये होते हैं एन रिपीटेड ट्रायल्स के एक्सपेरिमेंट को आपने बार 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 उसके ट्रायल्स को रिपीट किया हुआ है, कितनी दफा, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे अगर आप ये कहें कि ये जो होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करते हैं, तो ये भी ट्रायल को इनके लिए भी दो पॉसिबिलिटीज होती है ना, कि ये किसी भी घर में जाएंगे पॉलिसी को सेल करने के लिए, या तो वो सेल कर पाएंगे या सेल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ दो पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो अब वो सिर्फ एक ही घर में नहीं करते, ये अगर वो एक एरिया में गए हैं या एक कॉलोनी में गए हैं, तो उस पूरी सोसाइटी के सारे घरों में या जितने भी उनके लिए सैंपल उन्होंने रखा हुआ होता है कि इतने घरों में हमने जाना है, तो वो सारे जो है वो ट्रायल एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में। तो ट्रायल जो है वो रिपीट होने चाहिए एन नंबर ऑफ टाइम, यानी एन जो है वो नंबर, यानी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ये वही बात जो हम पहले करते आए हैं कि दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या हेड टेल, मेल फीमेल, या जैसे आप ये कहें कि पॉलिसी सेल हुई या नहीं हुई, इस तरह की चीजें, ठीक है। थर्ड आ जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल रिमेन्स फिक्स्ड फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब हमने कहा कि हम एक ट्रायल को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छह दफा, जितनी दफा भी आप लोग रिपीट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसके ट्रायल्स को रिपीट करते हैं, तो उसने कहा कि हर दफा जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। अब ये सक्सेस क्या है, सक्सेस वो है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। जैसे अगर आप ये कहो कि आपने कॉइन टॉस किया है, तो हेड हमारा इंटरेस्ट है ना, तो हेड आने का चांस क्या है, 1/2। अब अगर उसी कॉइन, अगर वो फेयर कॉइन है, तो उसको आप दो दफा टॉस कर लो, तीन दफा टॉस कर लो, हर एक सिंगल टाइम में, बात ये की जा रही है कि एक सिंगल टाइम में जब आप उस कॉइन को टॉस करते हो, तो हेड आने का चांस जो है वो 50% ही रहता है, अगर वो एक फेयर कॉइन है तो, ठीक है। तो इसी तरह अगर जैसे वो बात करता है कि ट्रायल टू ट्रायल प्रोबेबिलिटी सक्सेस जो है वो सेम, अगर आप उस कॉइन को 10 दफा भी टॉस करोगे, तो क्या एक दफा अगर हेड आ गया तो दूसरी दफा जरूरी है कि वो हेड ही आएगा, नहीं, अगली दफा भी इंडिपेंडेंट ही है। वो क्या होगा कि वो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो फिक्स रहेगी, वो 1/2 ही रहेगी, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा भी उसको टॉस करने से पहले हेड आने का चांस 1/2 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं कि ट्रायल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए। और फोर्थ इसकी है द ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट।
कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक दफा हेड आ गया है तो अगली दफा भी हेड ही आएगा। जैसे अब मैं पहले एग्जांपल, इसके लिए बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, या ये जो सेल्समैन या ये सेल्स गर्ल्स जो चीजें वगैरह सेल करती फिर रही होती हैं, तो आप ये देखें, ये किसी के घर में जाते हैं, अगर वो एक सिंगल फैमिली है, ठीक है, वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अब उनके नेबर्स में जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि साथ वाले घर ने खरीदा है या नहीं खरीदा। तो ये ट्रायल जो है उसका इंडिपेंडेंट होगा, उनकी अपनी मर्जी है वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। हाँ, अगर वो एक जॉइंट फैमिली में जाते हैं, वहां 2 से 3 फैमिलीज रह रही हैं, अगर एक फैमिली ने खरीद लिया ना, तो दूसरी देखा देखी, वो जैसे होता है, तो देखा देखी वो दूसरे भी खरीदेंगे, तीसरे भी खरीदेंगे। तो वो फिर दूसरे और तीसरे पर्सन का खरीदने का जो चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ये होते हैं कि एक में अगर सक्सेस आई है तो दूसरे का उससे कोई ताल्लुक ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये 4 कंडीशंस हैं कि अगर कहीं ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और साथ में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हम कहते हैं ये एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम इस खास सिनेरियो में प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वी कैन यूज दिस फार्मूला, और वी कैन यूज दिस मशीन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इस फंक्शन में, अब ये मैंने इस फंक्शन तो आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें ये क्या क्या है, ये कॉम्बिनेशन हमें पता है क्या है, ये कॉम्बिनेशन से हम लोगों को आइडिया, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये एन सी एक्स, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इक्वल टू, हम इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड में, और ब्रैकेट में आ जाएगा एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर की रिवर्स मल्टीप्लीकेशन अप टू 1। जैसे अगर मैंने लिखा है ना 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा कि 5 की मल्टीप्लीकेशन अप टू 1। ठीक है, 5 ये अपने पिछले हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस 4, क्रॉस 3, क्रॉस 2, क्रॉस 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल है तो वो भी 4 3 2 1, मतलब जिस नंबर के साथ भी फैक्टोरियल आया है वो अपने हर पिछले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अगर आपने कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके अलावा कैलकुलेटर में कॉम्बिनेशन डायरेक्ट आता है, उसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होती। आपके कैलकुलेटर में एक की होती है जिसका नाम होता है NCR। मोस्टली कैलकुलेटर में ये इस तरह से लिखी होती है। बाद में ये फंक्शन जो है वो शिफ्ट के साथ यूज होता है, आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है ना, और बास कैलकुलेटर्स में ये फंक्शन जो है वो डायरेक्टली यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे यूज करें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, आपको जो है वो फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज किया करें, तो उसमें आप लोग ये कर सकते हो। उसमें लिखना करना क्या होता है, जैसे आपने जो है वो 5C2 कैलकुलेट करना है, 5 कॉम्बिनेशन 2 कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर 5 प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये बटन प्रेस करना है। अगर शिफ्ट के साथ है तो शिफ्ट के साथ, और अगर शिफ्ट के बगैर ये डायरेक्ट फंक्शन है तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर C आ जाएगा, फिर आपने 2 प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करेंगे और ये आपको आंसर दे देगा। 5C2 जो है वो 10 के बराबर होता है, तो आप लोगों ने जो है वो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, वो अब चीजें बता रहा है कि ये होता क्या है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए हैं तो मैं चाह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू 2। या मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, तो एक्स 0 हो जाएगा, मतलब नो हेड आएगा तो एक्स 0 हो जाएगा। या मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड,
ठीक है, अकरिंग वन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एन। एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपने देखिए दो कॉइन्स को टॉस किया है तो एन इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा, तीन कॉइन्स को टॉस किया है तो एन इज इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं कि कितनी दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, जैसे अब अगर आपने चार कॉइन्स भी टॉस किए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो पी जो होगा वो एक सिंगल कॉइन में हेड आने का चांस होगा। जैसे अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया है, सॉरी एक जो कॉइन है उसको क्रॉस किया है, तो हेड आने का चांस तो 1/2 है। तो वो आप लोगों का। उसके बाद आ जाती है क्यू। क्यू इज इक्वल टू 1 - पी। क्यू इज दी, अगर पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो हमें पता है ना कि टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करें तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, यानी 1 - पी। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसकी डिटेल बताई, और हर एक जो भी आप लोगों को, जैसे मैंने ये फंक्शन बताया ना कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, इससे कहते हैं बाइनोमियल फॉर्मूला, या फिर इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जो डिस्क्रीट में होते हैं उसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूस में होते हैं उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल, अच्छा इसमें एक्स की रेंज गिवन होती है कि x इक्वल टू किसके होगा, x विल बी इक्वल टू 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन n, यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आपका n जो है वो रिपीट हुआ है, या जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रिपीट हुआ है, x की मैक्सिमम वैल्यू वही हो सकती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आप इससे प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे हम अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सपोज दैट 80% ऑफ एडल्ट्स विद एलर्जीज रिपोर्ट दिस रिलीफ विद अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, के वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ जो है ना वो उस एलर्जी से या मेडिसिन से, उसको जो उस एलर्जी से रिलीफ मिला है वो 80% है। ठीक है, कोई खास किस्म की एलर्जी है एडल्ट्स में, उन उस में अगर कोई खास मेडिसिन दी जाए, खास मेडिसिन उसको दिया जाए तो उसमें 80% जो है वो रिलीफ मिलता है। सो उसका चांस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसे हम कहते हैं, जैसे वहां पे हम कह रहे थे 1/2 है, तो उसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दी, वो कितनी है, 80% यानी 0.80। इफ मेडिकेशन इज गिवन टू 10 न्यू पेशेंट्स, अगर 10 लोगों को ये मेडिसिन दी जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इफेक्टिव इन एग्जैक्टली 7, कि ये 7 लोगों में इफेक्टिव है। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या ये बाइनोमियल का केस है भी कि नहीं। ठीक है, देखिए इसमें दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा या पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और ये केस जो है वो डिस्क्रीट है क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना, तो वो एक दो तीन तो वो काउंटेबल हैं। सो आप लोगों के पास जो है वो, या कितने लोगों को रिलीफ मिला, तो आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट है। तो वहां पे दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। कौन कौन सी कंडीशंस उसने बताई थी, सबसे पहले कहा कि एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, या ट्रायल्स आर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम। तो उसने कितने पेशेंट पे ट्रायल्स को रिपीट किया, 10 पेशेंट्स को। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसने आपको दी हुई है, वो कितनी है, 0.80, या फिर आप इसे 80% कहते हो, 80% का मतलब होता है 80/100। ठीक ठीक है, और अब हमें n पता है, तो n कितना है, 10। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कितनी है, 0.80।
दिस इज 0.80। अब आ जाती है बात कि हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किसकी करनी है। अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछी, ये सेक्शन में उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इफेक्टिव इन एग्जैक्टली 7, कि ये सिर्फ 7 में इफेक्टिव, 10 लोगों को दी गई थी, उसमें से 7 को रिलीफ मिला है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें अब हमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये हमने देख लिया कि अब उसकी बाकी की कंडीशंस में आप लोगों को बता दूं, ट्रायल्स आर रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमने n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल्स को रिपीट किया है, या n ट्रायल्स हैं यानी 10 हैं। और उसके बाद हमें क्या कहा था, देयर शुड बी 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरी जो कंडीशन थी। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है। ये पिछली स्लाइड में अगर आप लोग देखें ना, ये देखिए, ये देखिए, ये पिछली स्लाइड में आप देखें, मैं ये वाली कंडीशंस आप लोगों को बता रही हूँ कि 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। तो यहाँ 2 पॉसिबल आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स फिक्स फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो वो उसने एक ही प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है, वो क्या दी है उसने, 0.80। तो वो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपने कैलकुलेट करनी, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी पी जो है वो दैट मस्ट बी 0.80, तो उसने हमें बता दिया। ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कैसे होगा इसमें? देखिए, एक पेशेंट को मेडिसिन दी गई, उसे रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, इसका ताल्लुक दूसरे पेशेंट के साथ नहीं है कि उसे रिलीफ मिला या नहीं मिला। तो ट्रायल जो है यहाँ पे वो भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखें, तो ये तो डिसाइड हो गया या कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहाँ बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आ जाता है फॉर्मूला, उसने यहाँ पे पुट किया हुआ है। मैंने जस्ट वो जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स, ये स्मॉल पी है, ठीक है, और क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। अब इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें पता नहीं है, हमने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये देखिए, मैंने क्या किया, जहां जहां एन था उसकी जगह 10 पुट कर दिया, तो ये आ गया 10 कॉम्बिनेशन 7, और p की जगह हमने 0.8 पुट कर दिया, दैट इज 0.8 रेज टू द पावर 7। अब q क्या था, q हमने पढ़ा था पहले कि q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस p, क्या है आप लोगों के पास 0.80, राइट, ये आ गया 0.80। सो q इज इक्वल्स टू 0.20, 1 माइनस p था ना, तो ये हमने कुछ, अब ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये जो फॉर्मूले में था, आप देखिए यहाँ पे n माइनस एक्स था, तो n was 10, तो 10 माइनस 7, x जो था वो 7 था, so 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब जस्ट हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमने 0.8 की पावर 7 ले लेनी है, 0.2 की पावर 3 ले लेनी है, ठीक है, और 10 कॉम्बिनेशन जो है वो 7 हमने कैलकुलेट कर लेना है, ये कितना आता है। तो जब आप इनको सारी चीजों को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे तो वो आप लोगों के पास जो है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देख लें आप लोग, क्या सेम आता है। तो यहाँ पे जब आप 10 कॉम्बिनेशन 7 करते हैं तो वो गालिबन 120 आता है, आप चेक कर लेना इसको, 10 कॉम्बिनेशन, या आप उसमें कैलकुलेटर में देख लेना। और जब आप लोग 0.8 की पावर जो है वो 7 रखते हैं, 0.8 की पावर जो है वो जब आप लोग 7 करते हैं तो वो आ जाता है 0.20971, ठीक है, वो रख लें, और उसके बाद 0.2 की पावर जो है वो 3 कर लें, और इन तीनों चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाता है। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।